नमस्कार सभी को। आज हम संधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला पर बात की और हमने देखा था स्वर और व्यंजन, और उसके बाद हिंदी वर्णमाला में और देवनागरी लिपि में किन किन ध्वनियों को लिया गया है और उनके लिपि चिन्ह के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं संधि के बारे में। हाँ जी, तो संधि, पहली बात तो संधि किसे कहते हैं, लेकिन अब ये है कि हमारे पेपर में हमें पेपर में लिखना ही है, तो उसी की तरह से ही हम देखेंगे। तो एक बार शाब्दिक अर्थ हम देख लेते हैं कि संधि क्या है। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ क्या है? मेल। तो मेल किसका? दो पास पास की ध्वनियों के मेल को हम संधि कहते हैं। मेल हो गया, पास पास की ध्वनियाँ हो गई, और तीसरी चीज़ इसमें क्या है? एक ही वाग्धारा में उच्चरित। तो संधि क्या है? एक ही वाग्धारा में उच्चरित दो पास पास की ध्वनियों के परिवर्तन सहित मेल को हम संधि कहते हैं। तो इस तरह से संधि का अर्थ हुआ मेल, और मेल किसका? पास पास की ध्वनियों का, और पास पास की ध्वनियाँ भी जब एक ही वाग्धारा में उच्चरित होती हैं तो इस मेल को हम संधि कहते हैं। हाँ जी, जैसे हम देखते हैं हमारे पास शब्द है एक विद्या और दूसरा शब्द है हमारे पास आलय। तो यहाँ पास पास की ध्वनियाँ हैं आ और आ। विद्या, यहाँ पर देव में क्या मिला हुआ है? आ। तो ये आ और यहाँ का आ मिलकर के क्या बना रहा है? आ। आ और आ मिलकर के क्या बन रहे हैं? आ। तो इस तरह से शब्द हमारे पास संधि से तैयार हुआ विद्यालय। तो ये हो गई हमारी संधि, और यहाँ पर विच्छेद। अब हमारे पेपर में एक तो प्रश्न आता है कि शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद कीजिए, और दूसरा शब्द आते हैं हमारे पास कि ये संधि विच्छेद करके आपको दिया गया है और इसका आपने मिला करके संधि करके आपने लिखना है। तो इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि संधि के कितने भेद हैं, ताकि हम करने में हमें आसानी हो। क्योंकि थोड़े नियम हम जानेंगे तो हम शब्दों को बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उन शब्दों को जोड़ करके हम संधि कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि संधि है कितने तरह की, कितने भेद हैं। तो संधि के अगर हम भेद देखते हैं तो 3 भेद हैं। वैसे तो हमें ना तो संधि का नाम पेपर में बताना है और ना ही हमसे भेद पूछे जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें शब्दों की संधि भी करनी है और हमें संधि विच्छेद भी करना है, इसलिए भेद जानने ज़रूरी हैं। इसलिए हम संधि के भेद को देखेंगे। पहला हमने देखा स्वर संधि। पहला क्या है? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा है हमारे पास विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, जहाँ पर स्वर का स्वर के साथ मेल हो। स्वर के साथ किसका मेल है? स्वर का। स्वर का स्वर के साथ परिवर्तन सहित मेल जो है वो क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है। स्वर का स्वर के साथ परिवर्तन सहित मेल, स्वर संधि। अभी हमने उदाहरण देखा था विद्या धन आलय। विद्या और आलय, तो वो शब्द हमने जोड़े थे। तो ये किस नियम के से जुड़े? आ और आ। देखिए यहाँ पर क्या है? आ है और यहाँ पर भी आ है। तो ये दो स्वर मिलकर के एक स्वर बना रहे हैं, और इस तरह से हमारे पास शब्द बना है विद्यालय। इससे हमारे पास शब्द क्या बना था? विद्यालय। तो ये जो है ये हुई यहाँ पर स्वर संधि, जहाँ पर स्वर के साथ स्वर का मेल है। फिर हम देख रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। यानी कि जहाँ पर स्वर के साथ व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल हो, वहाँ पर क्या होगा? व्यंजन संधि। अब व्यंजन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, दोनों व्यंजन भी हो सकते हैं। एक स्वर एक व्यंजन हो सकता है, और स्वर जो है पहले भी आ सकता है, बाद में व्यंजन हो सकता है। तो लेकिन कहलाएगी व्यंजन संधि ही। एक व्यंजन होना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे यहाँ पर हो। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग के साथ
विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। विसर्ग के साथ किसका मेल है? स्वर या व्यंजन का। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के परिवर्तन सहित मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण हम देख लेते हैं। एक बात आपको जो विशेष ध्यान रखनी है, व्यंजन ये क, जैसे हमने कहा क, अगर आप इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगाएंगे तो फिर ये व्यंजन नहीं स्वर माना जाएगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि दिक जब हमने लिखा, अगर हमने नीचे हल चिन्ह नहीं लगाया है तो इसका मतलब है इसके अंदर स्वर है। अगर इसके अंदर स्वर है तो जब हम दूसरा शब्द जोड़ेंगे दिक धन अंबर, तो आप देखिए अगर आपने यहाँ पर हल चिन्ह नहीं लगाया तो यहाँ पर अ हो गया, है ना। यहाँ पर भी अ हो गया और अगला आपके पास अ हो गया, तो ये दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन हमें कौन सी संधि करनी है? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में ये क्या है? व्यंजन। और ये व्यंजन कब होगा? जब आप यहाँ पर हल चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने क के नीचे क्या लगाया है? हल चिन्ह लगाया है। क के बाद अ आ गया, ये शब्द है हमारे पास दिगंबर, शब्द बन गया। अभी हम नियम देखेंगे कि क्यों हुआ, लेकिन शब्द ये बन गया दिगंबर। तो यहाँ पर क्या हुई? व्यंजन संधि। अब हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ किसका मेल है? स्वर या व्यंजन का मेल है। विसर्ग के साथ किसका मेल है? स्वर या व्यंजन का मेल है। हाँ जी, जैसे हम देखते हैं निहिधन संदेह, निहिधन संदेह। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये विसर्ग आ गया है और उसके बाद व्यंजन आ रहा है स। विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है स, और ये मिलकर के बन गया निस्संदेह। निस्संदेह। तो ये हो गई यहाँ पर विसर्ग संधि। अब पेपर में हमें क्या देखना है? संधि का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, आपके पास विच्छेद होगा तो आपको संधि करनी है, संधि दी होगी तो आपको इसका विच्छेद करना है। ऐसे ही व्यंजन संधि में भी आपको विच्छेद करके दे दिया तो आपको संधि करनी है, और संधि करके दे दिया तो आपको उसका विच्छेद करना है। तो पहले हम इसके थोड़े से नियम देखते हैं, फिर हम शब्दों को देखेंगे। 3 में सबसे पहले हमारे पास है स्वर संधि। स्वर संधि हम एक ही साथ इनको देख लेते हैं। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं इनको एक साथ देख लेते हैं ताकि हमें पहचानने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ स्वर संधि में सबसे पहले हम बात करते हैं अब स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में पहला भेद कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर बनते हैं कौन से? आ, ई या फिर ऊ। आ हो सकता है, ई हो सकता है या फिर ऊ। इन तीनों में से कोई एक स्वर हमें बनाना है। बनेगा कैसे? अ के साथ अ को मिला सकते हैं तो आ बन जाएगा, या फिर हम अ के साथ आ मिला सकते हैं, या फिर हम आ के साथ अ को, या फिर हम आ के साथ आ को रखेंगे तो कौन सी संधि बनेगी? दीर्घ संधि, यानी कि यहाँ पर बनेगा आ। इसलिए ये क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ या तो आ बनेगा, या ई है, या फिर ऊ है। अगर हमें ई बनाना है तब भी ह्रस्व ई के साथ ह्रस्व ई, या फिर ह्रस्व के साथ दीर्घ ई, किसी को भी मिला करके हम समान स्वरों को मिला करके हम ये संधि करते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी। अब देखिए आप यहाँ पर क्या आ रहा है? आ। यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? आ। तो आ कैसे बनता है? अभी हमने देखा कि अ के साथ अ भी मिल सकता है, या अ के साथ आ मिल सकता है, या फिर आ के साथ अ। अब हम देखेंगे कि शब्द क्या है। विद्या, विद्या होता है विद्या। विद्या के साथ आर्थी या फिर अर्थी, तो शब्द है अर्थी। इस तरह से हमने विच्छेद कर दिया और शब्द बन गया हमारा विद्यार्थी। क्या ध्यान रखना है? दोनों ही शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए। दोनों शब्दों का ही अर्थ होना चाहिए, तभी जो है दोनों शब्द, क्योंकि हम देख रहे हैं संधि किसे कहते हैं?
मेल को, और मेल किसका होता है, दो वर्णों का मेल है, लेकिन दोनों शब्द जो मिला रहे हैं हम वो दोनों सार्थक होने चाहिए, उन्हीं के वर्णों का मेल यहाँ पर हो रहा है। तो स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, जिसमें आ, ई या उ। तो शब्द जब आप करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, जैसे हमारे पास शब्द है सतीश, इसका संधि विच्छेद कीजिए। दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, देखिए बड़ी ई आ रही है, यहाँ पर बड़ी ई आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से इसको हम शब्द को अलग अलग करेंगे। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इधर भी हम देखते हैं ईश हो सकता है या फिर इश हो सकता है। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि शब्द कौन सा सार्थक है, तो इश नहीं, शब्द क्या है, ईश, और इधर भी सती। तो यानी कि हमारे पास जो संधि विच्छेद करने के बाद दो शब्द हैं वो क्या हैं, सती धन ईश। यहाँ पर ई और ये ई के बाद ई आ गई और दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ई। तो इस तरह से शब्द क्या बनेगा, सतीश। स्वर के साथ स्वर का परिवर्तन सहित मेल हुआ है, स्वर के साथ स्वर मिल गया है, ई के साथ ई मिल करके बड़ी ई हो गया। तो ये शब्द क्या हुआ, सतीश। ऐसे ही हम देखते हैं गुरु उपदेश। अब देखिए, देखने में तो लग ही नहीं रहा यहाँ पर शब्द जो है वो किस तरह से अलग अलग होगा। तो आप देखिए बड़ा उ कहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए र के साथ अगर आप छोटे उ की मात्रा मिलाएंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर र के साथ आप बड़े उ की मात्रा मिलाएंगे तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। हमने कैसे लिखा है, बड़े उ की मात्रा के साथ। तो यानी कि ये उ कैसे बनता है, वही उ के साथ उ मिलाने पर, या उ के साथ उ मिलाने पर, या फिर उ के साथ उ मिलाने पर, या फिर ये भी हो सकता है कि उ के साथ हम उ को मिलाएं तो ये उ बने। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह से ये शब्द जो है वो बनेंगे दो। अब हम देखेंगे कि गुरु शब्द कैसे लिखते हैं। गुरु में छोटे उ की मात्रा, उसके बाद आ गया है, पीछे क्या बचेगा, क्योंकि बड़े उ की मात्रा आपने कही है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, उपदेश। और उपदेश में हमें पता है कि उ बड़ा उ नहीं, यहाँ पर छोटा उ लगता है, तो ये उ और उ मिल करके क्या बन गया है, उ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों शब्द सार्थक हों। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरु और उपदेश, ये दोनों शब्द जो हैं वो उ और उ मिल करके बड़ा उ मिल गया, है ना। उ और उ मिल करके क्या हो गया, बड़ा उ हो गया। तो हमने देखा दीर्घ संधि में क्या हुआ है, ई, उ और ओ, आ। दीर्घ संधि में हमने देखा या तो ई बनेगा, या फिर उ बनेगा, या फिर आ बनेगा। तो हमें या तो शब्दों को जोड़ना है और शब्दों को अलग करना है। एक शब्द देखिए, छात्रावास, इसका संधि विच्छेद कीजिए। छात्रावास, छात्रावास का संधि विच्छेद देखिए, छात्र भी हो सकता है और छात्रा भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, मूल शब्द लेना है ना। मूल शब्द क्या है, छात्र, और छात्र के साथ मिलकर के छात्र में जब आ प्रत्यय लग गया तो फिर हो गया छात्रा। तो इसलिए हमने मूल शब्द लिया है, और मूल शब्द क्या है, छात्र, और उसके साथ हमने आवास लिखा। तो इस तरह से छात्र और आवास मिलकर के हो गया है छात्रावास। तो हमें शब्द जो है वो मूल ही रखना है, मूल शब्द ही हमें लेना है। ये तो बात हुई हमारी दीर्घ संधि की। तो पहली बात हमने की दीर्घ संधि की ना, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी हम बात कर रहे हैं हम गुण स्वर संधि की। आज हम थोड़ी से नियमों की बात करते हैं, कल हम शब्दों को भी देखेंगे, इनसे संबंधित और शब्दों को भी देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं गुण संधि की। तो देखिए, गुण संधि में सबसे पहले अ या आ के बाद अगर ई या ई आ जाए,
अ या आ के बाद क्या आ गया है, ई या ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो मिलकर के ये दोनों क्या बनेंगे, ए। अ या आ के साथ अगर ई या ई मिलता है तो क्या बनेगा, ए। परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। तो आप देखिए यहाँ पर म के साथ क्या मिला हुआ है, अ, और इधर ई। म के साथ क्या मिला है, अ और ई, मिलकर के क्या बनेंगे, ए। दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ए। तो हमारे पास शब्द बन गया है परमेश्वर। हमारे पास शब्द बना परमेश्वर। ये तो हमने जोड़ करके किया। अब आप संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करेंगे। हमारे पास शब्द क्या है, रमेश। हमारे पास शब्द है रमेश, इसका अब हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। हाँ जी, क्या करना है, ए बन रहा है। ए किसका बनता है, अ या आ के साथ ई या ई का बनता है। तो हम क्या देखेंगे, शब्द हमारे पास या तो रम हो सकता है या फिर रमा। और इधर ईश या ईश, हमने बात की थी ईश नहीं ईश। तो यहाँ पर आ हो गया और यहाँ पर ई हो गया। रमा का अर्थ है लक्ष्मी। हमने ये भी बात की है कि दोनों शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक। दोनों शब्द जो हैं वो सार्थक होने चाहिए। तो रमा और ईश, ये दोनों सार्थक शब्द मिल करके रमेश। एक और शब्द हम देखते हैं, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए, उमेश। इसी नियम से गुण संधि से होगा। कैसे, अब तो शब्द नहीं सुना आपने, तो उमा। उमा मतलब पार्वती। उमा मतलब पार्वती। उमाधन ईश। उमाधन ईश। आ के साथ क्या मिल गया है, ई। आ के साथ ई मिलकर के क्या बन गया है, ए। तो ये शब्द हो गया उमेश। तो ये गुण संधि में जो पहला नियम हमने देखा वो था अ या आ के साथ ई या ई के मेल से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। अब हम दूसरे की बात करते हैं। गुण संधि में ही हम क्या देखते हैं कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो। छोटा ऊ या फिर जिसे आप कहते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनमें से कोई भी हो, मिलकर के बनेगा हमारे पास ऊ। आ के बाद क्या आ गया है, ऊ आ गया है, तो मिलकर के क्या बनेगा, ओ। हाँ जी, जैसे पर धन उपकार। पर धन उपकार। अब देखिए यहाँ पर क्या है, र के साथ क्या है, अ। र के साथ अ और इधर है ऊ। र के साथ अ और इधर ऊ। यहाँ से हमने अ ले लिया है और इधर से ऊ ले लिया है और मिलकर के बन गया है ओ। शब्द बन गया परोपकार। शब्द बन गया है हमारे पास परोपकार। गुण संधि में ही दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है कि अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ आ गया है तो मिलकर के बनेगा ओ। अ या आ के साथ ई या ई आया था तो मिलकर के क्या बना था, ए। ऐसे ही अ या आ के साथ अगर ऊ या ऊ मिल जाता है तो मिलकर के क्या बनता है, ओ। यानी कि जब आप ओ की मात्रा देखेंगे तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ से संधि विच्छेद हो सकता है और शब्द जो है दोनों तरफ अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी कि दोनों शब्दों का अर्थ होना चाहिए। इसी में एक और हम देखते हैं, गुण संधि में ही जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा नंबर, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अगर री हो, अ या आ के बाद अगर री है तो दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, अर। दोनों मिलकर क्या बनेंगे, अर। सप्तधन ऋषि। सप्तधन ऋषि। तो यहाँ पर था अ और यहाँ पर था री। अ के साथ क्या मिला है, री, और अ और री मिलकर के क्या बनेगा, अर।
अब देखिए सप्त शब्द में से हमने क्या निकाल लिया, अ निकाल लिया। तो ये हलचिन के साथ हो गया हमारे पास, क्योंकि इसमें से हमने अ अलग कर लिया है। अब हमें मिलाना है, यहाँ पर अर जोड़ देना है, क्योंकि इन दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया है, इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या बनाया है, अर। तो अब हमने अर जोड़ दिया है। अब यहाँ से भी हमने री ले लिया था ना, ये हो गया शी। अब हम इसको जोड़ देंगे। हमने कल बात की थी, र अगर स्वर रहित है तो अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगता है, यानी कि कहाँ चला जाएगा, ये श के ऊपर। शब्द क्या बन गया हमारे पास, शब्द क्या बन गया, सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्तऋषि। र यदि स्वर रहित है तो अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो शब्द हैं वो हमारे पास ऋषि या ऋतु वाले ही होंगे ना। जो दूसरा शब्द हमारे पास बनेगा वो या तो ऋषि होगा या फिर ऋतु होगा ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर देवर्षि। अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, क्योंकि बनेगा किससे, यहाँ पर री होगा और यहाँ पर अ या आ होगा। तो देव या देवा दो शब्द हो सकते हैं, और यहाँ पर तो री ही होगा, यहाँ पर तो री ही होगा, ये बन गया ऋषि। तो देव धन ऋषि, देवऋषि। गुण संधि में ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अ या आ के बाद क्या हो रहा है, री आ रहा है। अ या आ के बाद क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो अ या आ के साथ री मिलकर के क्या बन रहा है, अर। तो यहाँ पर हमने देखा सप्तऋषि, क्योंकि दोनों ही चीज़ें करनी है हमें, संधि भी करनी है और संधि विच्छेद भी करना है। तो इस तरह से जहाँ पर हम ऊपर र देख रहे हैं वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि किस तरह से शब्द के टुकड़े किए जाएं, किस तरह से शब्द को अलग अलग किया जाए कि दोनों सार्थक शब्द बने। अभी हमने कहा ऋतु, जैसे अब देखिए अब यहाँ पर वर्ष, वर्षा, धन। अब यहाँ पर क्या होगा, ऋतु, री लगाना है बस। ये जो र था री में बदल गया, और इस तरह से ये क्या हो गया, वर्ष धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। वर्ष ऋतु, वर्षा, वर्ष नहीं, वर्ष की ऋतु नहीं, वर्षा की ऋतु, तो वर्षा धन ऋतु। गुण संधि के बाद हम देखते हैं वृद्धि संधि। गुण संधि के बाद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि हो रही है किसकी, अ या आ के बाद अगर आपने ओ या औ रखा है, अ या आ के बाद ओ या औ वाले शब्द आपके पास हैं, तो वो दोनों शब्द जुड़ करके क्या बन जाएंगे, ये दोनों स्वर जुड़ करके औ बन जाएंगे, और इस तरह से परिवर्तन क्या हो गया, औ के रूप में। जैसे महाधन औषध, महाधन औषध। अब आप देखिए आ के साथ क्या आ रहा है, औ। आ के साथ क्या आ रहा है, औ। महौषध। आ के साथ ओ मिलकर के क्या बन गया है, औ। आ के साथ औ मिलकर के क्या हो गया है, औ, महौषध। संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए, महोज। अब आप देखिए कि शब्द क्या होगा, मह, महा, महा। आ ओ बना हुआ है, या तो औज होगा या फिर ओज होगा। तो शब्द क्या है, ओज, इसलिए औज नहीं, शब्द क्या होगा, ओज। हो गया संधि विच्छेद। तो जहाँ पर हमने देखा
औ की मात्रा है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि शब्द को किस तरह से हम अलग अलग करें। अ या आ के बाद अगर ओ या औ आ गया है तो मिलकर के क्या हो जाएगा, औ। वृद्धि संधि में पहली बात तो हमने की है, अ या आ के बाद ओ या औ है तो मिलकर के क्या हो रहा है, औ। हाँ जी, इसके बाद वृद्धि संधि में ही अ या आ के बाद अगर ए या ऐ है तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ऐ। ध्यान रखना है, ऐ जो है जब हम इसको अकेला लिखते हैं स्वर के रूप में तो एक मात्रा आती है, जब व्यंजन के साथ इसकी मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से हम डबल करके, जब व्यंजन के साथ हम इसको जोड़ करके लिखते हैं तो इसकी मात्रा डबल लगती है। जैसे ए है, लिखते तो ऐसे हैं, लेकिन जब हम व्यंजन के साथ इसकी मात्रा लगाते हैं तो फिर ऐसे, और आई की मात्रा यूं डबल करके। एक धन एक, एक धन एक, यहाँ पर क्या है अ और यहाँ पर क्या है ऐ, दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ऐ। मात्रा कैसे लगेगी, डबल करके, यानी कि शब्द क्या बनेगा हमारे पास, अकैक। बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों शब्द जो हैं वो अर्थपूर्ण हो। मतैक्य, संधि विच्छेद कीजिए, मतैक्य। अब ये ध्यान रखना है, शब्द क्या, मत। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक के कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है नहीं, एक के ऐक्य, क्या होगा, ऐक्य, बड़ाई। बस ये हमें ध्यान रखना है कि शब्द क्या होगा, पहले वाला क्या होगा और बाद वाला क्या होगा। तो यहाँ का अ और यहाँ का ऐ मिलकर के क्या बन गया है, ऐ, मतैक्य। सदैव, संधि विच्छेद कीजिए, सदैव, सदैव। तो क्योंकि डबल मात्रा यहीं पे दिखाई दे रही है आपको, इसका मतलब टुकड़े यहीं से होंगे ना। सदा धन एव, आ और ए मिलकर के बन गया है ऐ, सदैव। तो ये बात हुई वृद्धि संधि के बारे में। अब हम बात करते हैं यण संधि। यण संधि, यण संधि में सबसे पहले हम देखते हैं ई या ई। अब तक तो हमने देखा था कि पहले अ या आ रहा है, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आ रहा है ई या ई, और इसके बाद आ रहा है भिन्न स्वर। इसके बाद क्या आ रहा है, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब ई या ई के बाद ई या ई नहीं होनी चाहिए, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वही ई दोबारा से आ गई तो फिर दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इसलिए क्या ध्यान रखना है, दीर्घ यहाँ पर यण संधि में ई या ई यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर इससे अलग कोई स्वर है, यानी कि ई को छोड़ करके अ उ कुछ भी हो सकता है, ई या ई नहीं होगा, क्योंकि फिर दीर्घ संधि हो जाएगी ना। हाँ जी, तो ई या ई के बाद भिन्न स्वर है। अब तक तो हमने क्या किया था, इन दोनों को जोड़ करके एक नया स्वर बनाया था। अब यहाँ पर भिन्न स्वर जो है वो तो जो की त्यों रहेगा। ये जो ई है ये बन जाएगा य। ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो ई क्या बन जाएगा, य। शब्द है हमारे पास नदी धन अर्पण। शब्द है दो हमारे पास, नदी धन अर्पण, दो शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर द के साथ क्या था, ई था। द के साथ ई है तो इसको हम हटा देंगे, और इस ई को और इस य को देखेंगे, ई की जगह पर तो क्या बन गया है, य। लेकिन य के साथ अब ये है अ, यानी कि यहाँ पर अब य को किसकी मात्रा मिलेगी, द
द के साथ य पूरा हो गया क्योंकि यहाँ पर अ की मात्रा है। ये शब्द बन गया नद्यर्पण। हमने कल देखा था कि द और य को मिला करके लिखना है, तो हमने द और य को मिला दिया है। अगर आप अलग अलग करके लिखना चाहें, देखना चाहें, तो ये इस तरह से ना, द के साथ य पहले तो वैसे तो क्या था, यहाँ पर बना तो यहाँ पर आधा था, लेकिन इसके बाद क्योंकि यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए ये जो है वो पूरा हो गया और ये शब्द बन गया नद्यर्पण। नद्यर्पण। यद्यपि इसका क्या करेंगे, अब हम संधि विच्छेद करेंगे ना। यदि धन अपि, यदि धन अपि, ये ई यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से य देखेंगे तो ई का य बन गया और ई के बाद अस्वर है तो ये इसको पूरा कर देगा और शब्द बन गया हमारे पास यद्यपि। हाँ जी, एक और शब्द बनाइए, परिधन अटन। परिधन अटन, यहाँ पर प है, र आधा रह गया और ये ई की मात्रा किस में बदल रही है, य में। तो ई को हमने किस में बदला है, य में, और यह हो गया पूरा। अब ये तो ऐसे लिखा गया, लेकिन हमने कल जो नियम देखा था उसके अनुसार क्या था, र यदि स्वर रहित है तो अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर लगता है, यानी कि हमें लिखना है पर्यटन। परिधन अटन, हमें क्या लिखना है, पर्यटन। ई का क्या बन गया है, य। ई का हो गया है य और इस अ ने इस य को पूरा कर दिया है। र क्योंकि आधा हो गया था इसलिए अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर चला गया है। तो हम देखते हैं परिधन अटन, परिधन आवरण, परिधन अटक, है ना। तो इसी तरह के शब्द हैं पर्यटन, पर्यटक, पर्यंक। हाँ जी, अब हम देखते हैं अगला, ऊ या ऊ के बाद, ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर। ऊ या ऊ के बाद भिन्न स्वर, तो इस ऊ का बनेगा व। ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर है तो ऊ का क्या बनेगा, व। और भिन्न स्वर जो है वो, भिन्न स्वर जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे सूधन आगत, सूधन आगत, तो यहाँ पर हमने देखा ऊ आ गया ना, ये ऊ की मात्रा लग गई है स के साथ। ऊ को हमने निकाल लिया है, अलग कर दिया, तो ऊ का क्या बना देना है हमें, व। व के साथ मात्रा कौन सी आएगी, आ की। व के साथ मात्रा कौन सी है, आ की। शब्द बन गया स्वागत, सूधन आगत। अब ये देखिए यहाँ पर हमें अर्थ का भी ध्यान रखना है। स्वागत शब्द का अर्थ क्या है ये ध्यान में रखते हुए हमें करना है। अब आप कहेंगे जी ये स्वधन आगत भी हो सकता है, लेकिन अब ये अर्थ जो आप कहते हैं स्वागत, वेलकम, उस अर्थ में नहीं रहेगा। स्व आगत, स्व तो अपना होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये विच्छेद नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सूधन आगत ना। तो अर्थपूर्ण होना चाहिए, जिस अर्थ में हम ले रहे हैं वो अर्थ भी निकल रहा है कि नहीं, ये देखते हुए भी हमें दोनों शब्दों को देखना होता है कि दो जो शब्द हमने लिए हैं संधि के बाद वही अर्थ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे ना। तो ये हो गया सूधन आगत। संधि विच्छेद कीजिए, स्वल्प, संधि विच्छेद करना है हमें स्वल्प। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं स है और उसके बाद व आ गया। व किसका बनता है, ऊ का। व किसका बनता है, ऊ का। तो स को हम ऊ की मात्रा लगा देंगे और व किससे पूरा हो रहा है, अ से। सूधन अल्प, सूधन अल्प, स्वल्प। कुछ शब्द हम बाद में करेंगे, पहले हम स्वर संधि को पूरा करेंगे।
हाँ जी, अब है री। री के बाद भिन्न स्वर, री के बाद अगर भिन्न स्वर है तो री का क्या बनेगा? र। री के बाद अगर भिन्न स्वर है तो री का क्या बनेगा? र। मातृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, त के साथ क्या है? री। त के साथ कौन सा स्वर है? री स्वर है। तो हमने क्या किया, त में से री को अलग किया, तो री को अलग करने के बाद त आधा रहा, और री का हमने क्या बना देना है? र। र के साथ मात्रा कौन सी आएगी? आ की। शब्द तो ये बन गया, लेकिन हमने नियम क्या किया था? कल हमने देखा था, यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है, यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है तो र उसके पैर में आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? र को यहाँ पर त के साथ ले जाना है और शब्द बन जाएगा हमारा मात्रा आज्ञा, है ना। तो ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ बताने के लिए है। हमें तो संधि विच्छेद करके आएगा तो उससे ये शब्द बनाना है, या फिर संधि या मेल के साथ शब्द आएगा तो उसका हमने संधि विच्छेद कर देना है, बस ये। हाँ जी, पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश। यहाँ पर देखिए री आ गया है और री के बाद क्या आ रहा है? उ। तो री का तो क्या बनेगा? र। री का क्या बनेगा? र, और उसको मात्रा कौन सी मिलेगी? उ की। शब्द हो गया पितृपदेश, शब्द हो गया है हमारा पितृपदेश। तो इस तरह से री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हो तो री का क्या हो जाता है? र। अब स्वर संधि में इसका अंतिम भेद हम देखते हैं, अयादि संधि। स्वर संधि में अंतिम है अयादि संधि। अयादि संधि में ए के बाद भिन्न स्वर, अगर ए के बाद भिन्न स्वर है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ए के बाद अगर भिन्न स्वर है तो ए का हो जाएगा अय, ए का हो जाएगा अय। जैसे ने धन अन, ने धन अन मिलकर के क्या बनेगा? क्योंकि ए का हमने क्या बना दिया है? अय। तो इस तरह से देख सकते हैं इसको। यहाँ पर जो ए स्वर था उस ए स्वर का हमने क्या बना दिया है? अय। तो अब इसको हम जोड़ देंगे, न के साथ अ, य के साथ अ, शब्द क्या बन गया है? नयन। यहाँ पर हमें इस संधि के लिए आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे हमने शब्द लिखा चयन, तो जब हमने यण संधि की थी तो हमने देखा कि य और व तो वहाँ पर भी बन रहे हैं, लेकिन उनसे पहले वाला जो व्यंजन है वो स्वर रहित है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि य बन रहा है, य है यहाँ पर, तो इससे पहले वाला जो व्यंजन है वो पूरा है, यानी कि स्वर सहित है। तो इस तरह से यहाँ पर पहचानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अ य है, य से पहले क्या है? अ, तो यानी कि अय बन रहा है, यानी कि क्या बन रहा है यहाँ पर? अय। और अय किसका बनता है? अय बनता है ए का, यानी कि च के साथ कौन सी मात्रा आ जाएगी? ए की। और ये य पूरा किससे हो रहा है? अ से। तो हमारे पास यहाँ पर शेष क्या बच रहा है? अन। तो चे धन अन। जब हम विच्छेद करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो य यहाँ पर आ रहा है वो किससे पूरा हो रहा है और उससे पहले वाला स्वर कौन सा है। बस जब हम ये ध्यान रख लेंगे तो अपने आप ही यहाँ पर हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। अय के बाद कोई भिन्न स्वर, अयादि संधि में ही हम देखते हैं अय के बाद भिन्न स्वर।
जब अय के बाद भिन्न स्वर है तो अय का क्या हो जाएगा? आय। अय के बाद जब कोई भिन्न स्वर है तो अय का क्या हो जाएगा? अय का क्या हो जाएगा? आय। गए धन इक, गए धन इक। तो यहाँ पर गए आई दो मात्राएं हैं, तो इसका मतलब आई। आई किसका बनता है? किसकी जगह पे आया है? आय। तो हमने आय लगा देना है यहाँ पर, और यहाँ से इक है हमारे पास, अब जोड़ देना है। ग को आ की मात्रा, य को ई की मात्रा, गायिका। ये शब्द बन गया हमारे पास गायिका। ऐसे ही गए धन अक, गए धन अक। तो यहाँ पर भी क्या है? आय। अब यहाँ ध्यान क्या रखना है? देखिए यहाँ पर ई की मात्रा थी, तो यहाँ पर ई आ गया। अब यहाँ पर अ है, तो क्या हो जाएगा? गायक। गए धन अक, तो क्या हो जाएगा? गायक। अयादी संधि में ही आगे हम देखते हैं ओ। ओ के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो ओ का हो जाएगा अब। यहाँ पर हल चिन्ह है, ये भी ध्यान रखना है हमें ना। यहाँ पर व के नीचे हल चिन्ह है। ओ के बाद भिन्न स्वर हो तो ओ का क्या हो जाएगा? अब। पोधन अक, पोधन अक। ओ का क्या हो जाएगा? अब। पोधन अन, पोधन अन लिखेंगे इसको, पोधन अन। प, और ये हो गया है अब, और यहाँ पर है हमारे पास अन। ये अन हो गया। ये ओ की मात्रा जो थी, ओ जो था वो अब में बदल गया। ओ किस में बदल गया? अब में। पा, प के साथ अ प, ये ब और ये न। शब्द क्या बन गया है? पवन। संधि विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, भवन। ठीक यही वाला तरीका, ठीक यही। भ के साथ व है, अ के साथ व आ गया, तो भ को मात्रा ओ की, व किससे पूरा हो रहा है? अ से। बोधन अन। ये हो गया है संधि विच्छेद, ये हो गया है संधि विच्छेद। एक और देखिए इसमें, औ, बड़ा ओ जिसे कहते हैं औ। औ के बाद अगर भिन्न स्वर है, औ के बाद अगर भिन्न स्वर है, तो ये औ किस में बदलेगा? आप में। औ के बाद अगर भिन्न स्वर है तो औ का क्या हो जाएगा? आप। पौधन अन, पौधन अन। तो प है, प के साथ औ का आव हो गया, अन हमारे पास है। क्या बना? आ, व और न। प के साथ आ और व के साथ अ। संधि विच्छेद कीजिए, भावुक। संधि विच्छेद क्या करना है? भावुक। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है हमें कि व के साथ कौन सी मात्रा है? व के साथ कौन सी मात्रा है? ऊ की, यानी कि बाद में क्या बचेगा? उक। और इधर हम देखेंगे आव। आव कैसे बनता है? औ से, यानी कि ये हो गया है भाव और ये हो गया है उक, भावुक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये य या व जो भी है वो किस स्वर से पूरा हो रहा है। जिस स्वर से भी वो पूरा हो रहा है उसको हम बाद में रख लेंगे
और पहले चाहे औ है या ओ है, चाहे ए है या आई है, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने बात की है स्वर संधि की। स्वर संधि से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आप कर सकते हैं। इससे संबंधित कुछ और शब्द जो हैं अब हम अपने अगली क्लास में देखेंगे और साथ में ही हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।